हेलो बच्चों। तो आज हम आपके सामने एनडीए 2026 का जो हम लोगों का एग्ज़ाम है उसके लिए हम अपने यूट्यूब चैनल पे प्रैक्टिस सेट की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 दोनों की पीडीएफ प्लस उसका सोल्यूशन आपके यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। और आज की क्लास में हम उसी सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आज हम उसका सोल्यूशन देख रहे हैं। इसकी पीडीएफ आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी गई थी, तो आज हम उसके कैसे बेस्ट सोल्यूशन से इसको सॉल्व कर सकते हैं वो हम आज की क्लास में देखेंगे। ठीक है। और सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे इस सीरीज से जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिलती है। लाइक ये प्रैक्टिस सेट 3 है तो आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 4 मिलेगा, एंड देन उसके बाद में आप अपने सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद में फिर आप यहाँ पे सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एंड देन यू विल गेट एवरीथिंग देयर, राइट। ओके, सो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। लिखा है लेट m एंड n, जिसमें m छोटा है और n बड़ा है, बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देखो एक इक्वेशन के दो रूट्स हैं, ठीक है। और क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस का 16x प्लस का 39 इक्वल्स टू 0, और इसके दो रूट हैं, एक रूट m है और एक रूट n है। ठीक है। हम आपको एक साइड में एक चीज बता रहे हैं क्या, कि कहीं पे अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू अगर 0 होता है और अगर उसके दो रूट हैं अल्फा और बीटा, तो इनका जो सम होता है दैट इज होता है माइनस का b अपॉन a, और इनका जो प्रोडक्ट होता है दैट इज c अपॉन a। ठीक है। तो यहाँ से इनका सम क्या होगा, m प्लस n हो जाएगा, वो आपका 16 हो जाएगा, और mn जो है वो आपका क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ठीक है। हालांकि हमको दिख रहा है कि 39 क्या हो जाएगा, 13 3 39 होता है, और 13 और 3 16 भी होता है। समझ गए ना बात को। तो और उसमें ये भी दिया है कि m जो है वो छोटा है n से। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि m की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू 16 है। समझ गए ना बात को, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब क्या लिखा है, इफ 4 टर्म p q r s आर इंसर्टेड बिटवीन m एंड n टू फॉर्म एन AP। अब देखिए यहाँ पे एक जो है 3 है, ठीक है, ये अब आपका एक 16 है, और इसके बीच में हमने 1 2 3 4, सॉरी यहाँ पे 16 नहीं 13 है, सॉरी यहाँ पे 13 है। ठीक है। यहाँ पे भी आप 13 कर लीजिए, यहाँ पे 13 है। ठीक है। अब इसमें जो है क्या है, 4 टर्म हम लोगों ने इंसर्ट कर दिए, दैट इज P एंड Q एंड R एंड S। ठीक है। अब पूछा क्या है कि इन सबका सम क्या होगा, इन सबका सम क्या होगा। देखो हम आपको एक बात बता रहे हैं, इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, दम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है वो एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो आप अपनी कॉपी में वो कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। क्या है कॉन्सेप्ट, जैसे मान लो कोई भी यहाँ पे एक AP है A1, A2, A3, A4, डॉट 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 AN। ठीक है। तो होता क्या है, होता ये है कि एक प्रॉपर्टी होती है कि A1 प्लस AN, मतलब कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो सम होता है वो बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ऐसे ही A2 प्लस और लास्ट टर्म से एक पहले वाला, तो A2 AN माइनस 1, ये किसके बराबर होता है, A3 प्लस AN माइनस 3 के, सॉरी AN माइनस 2 के, AN माइनस 2 के। ठीक है। ऐसे ही A4 आपका किसके बराबर होगा, AN माइनस 3 के। ठीक है। तो ये इस तरीके से इनके जो सम होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब आपको ये बताना चाह रहे हैं क्या, कि 3 प्लस 13 जो कि किसके बराबर है, 16 के बराबर है, वही आपका P प्लस S के बराबर होगा, और वही आपका Q प्लस R के बराबर होगा। तो हम ये कह सकते हैं P प्लस S की वैल्यू भी 16 है और Q प्लस R की वैल्यू भी 16 है, और इन्हीं काम को सम चाहिए, तो यानी कि 16 ये और 16 ये, तो 16 दूना 32। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। अब बहुत सारे वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा, हम आपको ये भी साइड में लिख दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाए। मान लीजिए कोई भी दो नंबर है A और B, ठीक है, और इसके बीच में हमने A1, A2, A3 डॉट 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 AN, ये जो है हमने नंबर इंसर्ट कर रखे हैं, और ये सब AP में है, ये सब किस में, ये सब AP में। ठीक है। तो इनका जो सम होता है उसका भी डायरेक्ट फार्मूला होता है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस AN। क्या होता है, इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में, और जितने यहाँ पे नंबर आपने इंसर्ट किए वो, तो n नंबर इंसर्ट किए तो n, ये देखिए इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो अगर हम डायरेक्ट भी करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, ये था 3, ये था 13, तो 3 और 13 कितना होगा, 16 डिवाइड बाई 2 8, और 8 में टोटल 4 नंबर इंसर्ट किए थे, तो 8 4 जा 32। तो आप चाहे किसी भी तरीके से कर लें, दोनों ही तरीके से आपका जो आंसर आएगा वो आपका 32 आएगा। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड ये वाला भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी हम करा दे रहे हैं, और ये वाला जो हम आपको कॉन्सेप्ट लिखवा रहे हैं ना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है। तो आप लोग ये अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, सो दैट
इससे क्वेश्चन कभी भी दोबारा आपसे गलत ना हो जाए। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्वायर रूट ऑफ माइनस। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक बात बता देते हैं, जो आई स्क्वायर होता है वो आपका -1 के बराबर होता है। तो यहाँ से जो आई की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो आपका -√1 की बराबर होगी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मेरे पास में एक जेड लिखा है जो कि -i के बराबर है। ठीक है, और ये क्या कह रहे हैं कि अंडर रूट आपको जेड बताना है। अंडर रूट आपको क्या बताना है, जेड बताना है। ठीक है, अंडर रूट जेड बताना है। तो देखो इसका स्क्वायर रूट ऑफ जेड क्या होगा, इसका हम आपको एक डायरेक्ट फार्मूला बता देते हैं। जैसे मान लो मेरे पास में कोई जेड होना चाहिए a+ib। ठीक है, और इसका हमें क्या निकालना है, अंडर रूट निकालना है। इसका हमें क्या निकालना है, अंडर रूट निकालना है। तो जो इसका अंडर रूट होगा वो भी एक कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, वो भी क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। बस अब हमको ये याद रखना है, सबसे पहले यहाँ पे अगर प्लस साइन है तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा, यहाँ पे अगर माइनस साइन है तो यहाँ पे अगर माइनस साइन आएगा। अब जैसा कि हमें आंसर से ही स्पष्ट है, चूंकि इसको लिख सकते हैं 0 - i, तो बीच में साइन किसका है, माइनस का है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि बीच में साइन प्लस का है। ये भी प्लस का ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, और इसमें माइनस है तो केवल और केवल बी ही ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन फिर भी इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हम आपको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर इसका अंडर रूट जेड निकालना है तो अंडर रूट जेड का जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है लिख लीजिए आप लोग, दैट इज ब्रैकेट अंडर रूट, दैट इज ब्रैकेट अंडर रूट मॉड जेड प्लस a/2 प्लस, अब यहाँ पे अगर प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, अंडर रूट मॉड जेड -a/2 इंटू में आई आगे लगा लीजिए, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, और मॉड जेड क्या होता है, मॉड जेड जो होगा वो आपका होगा अंडर रूट a² + b²। तो अगर हम इसका मॉड जेड निकालेंगे तो क्या आएगा, दैट इज अंडर रूट 0 का स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, जो कि कहीं ना कहीं 1 के बराबर आएगा। तो अगर हम इसका डायरेक्ट फार्मूला लिखें तो क्या लिखेंगे, दैट इज अंडर रूट मॉड जेड क्या है 1 प्लस, देखो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 0 डिवाइड बाई 2, अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, ब्रैकेट 1 - 0 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे क्या आएगा, i आएगा। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/√2 - i/√2, तो ये हो जाएगा 1 - का i/√2, 1 - i/√2। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और जो ये है ये इसका क्या है, ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, दैट इज कॉन्सेप्ट। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 7 और ऐसे डॉट 199 फैक्टोरियल हैं, और उनको हम 24 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो कह रहा है कि जो उसका रिमाइंडर होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, जैसे मान लो यहाँ फैक्टोरियल 1 लिखा है तो फैक्टोरियल 1 को क्या हम तोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। फैक्टोरियल 3 लिखा है तो उसको क्या लिखेंगे 3 × 2 × 1 प्लस फैक्टोरियल 5 को क्या लिखेंगे, दैट इज 5 × 4 × 3 × 2 × 1। फिर फैक्टोरियल 7 आएगा तो उसमें क्या लिखेंगे 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यही तो है फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। अब हमें इसमें किसका डिवाइड करना है, इसमें हमें किसका डिवाइड करना है, 24 का डिवाइड करना है। अब हम आप लोगों से एक बात चाहते हैं क्या, जैसे मान लो हमने एक नंबर लिखा 26, हमने क्या नंबर लिखा 26 को 24 से डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर 26 को 24 से डिवाइड करेंगे तो आप बोलोगे कि जो रिमाइंडर आएगा वो 2 आएगा, क्योंकि 24 से कम 24 और 26 में से 24 घटाएंगे तो 2 बचेगा। अच्छा, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 + 24 डिवाइड बाई 24। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है कि देखो 24 से 24 तो पूरा कट रहा था, और ये जो बचा हुआ 2 है यही मेरा क्या बचा है, रिमाइंडर है, यही मेरा रिमाइंडर है। तो बस हम यही देखते हैं कि इन सब में क्या 24 आ रहा है, और अगर इन सब में 24 आ रहा है इसका मतलब ये 24 को डिवाइड कर देंगे और आगे भी करेंगे। तो देखो क्योंकि ये तो नंबर छोटा है भाई 24 से, जो 24 से बड़े हैं बस उनको चेक करना है। तो 4 × 3 = 12 दूनी 24, देखो ये 24 से पूरा कट रहा है, 4 × 3 = 12 दूनी 24, ये भी कट रहा है। तो यानी कि मतलब हम ये कहना चाहते हैं जो फैक्टोरियल 4 है ना उसकी वैल्यू 24 होती है। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू आपकी 24 होती है। तो यानी कि जिसमें फैक्टोरियल 4 आएगा वो सारे नंबर 24 से डिवाइड होंगे। अब हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, जैसे मान लो कोई फैक्टोरियल 7 है ना, तो 7 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं 7, 6, 5 और फैक्टोरियल 4, क्योंकि फैक्टोरियल 4 क्या होता है 4 × 3 × 2 × 1, समझ गए ना बात को। तो मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि फैक्टोरियल 4 इसमें भी है, फैक्टोरियल 4 इसमें भी है, और जितने भी लिखे जाएंगे उन सब में कहीं ना कहीं फैक्टोरियल 4 आएगा। तो सारे नंबर 24 से डिवाइड होंगे, केवल ये वाला और ये वाला
1 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल यही दोनों डिवाइड नहीं होंगे, तो 1 फैक्टोरियल आपका 1 बचेगा और 3 फैक्टोरियल आपका 6 होगा। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये जो रिमाइंडर है वो आपका 1 + 6 क्या हो जाएगा, वो आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके हम लोग रिमाइंडर निकालेंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी एकदम से क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तीनों ही क्वेश्चन अभी तक बहुत सबसे आसान क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट्स नंबर। देखो एक आपको 3 डिजिट का नंबर है, ठीक है, सम पूछा है, कितने सम क्या है, दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल 3 डिजिट। 3 डिजिट आपको 3, 4 और 5। रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, रेपिटेशन अलाउड नहीं है। इसका मतलब आप ये बताइए कि आपको पता होना चाहिए यहाँ पे ये 1s होता है, ये 10s होता है और ये क्या होता है 100 होता है। तो अब 100 वाला पोजीशन कितने तरीके से बना सकता है, वहाँ पे 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है, मतलब 3 तरीके से भरा जा सकता है। इनटू 10s वाला तो 2 तरीके से भरा जाएगा और 1s वाला 1 तरीके से भरा जाएगा। ठीक है, तो अब देखो टोटल कितने नंबर बनेंगे, टोटल आपके नंबर होंगे 6। टोटल कितने नंबर जो 6, और उन सभी का हमको क्या निकालना है, सम निकालना है। तो देखो सब सारे 6 नंबर हमको लिखने पड़ेंगे, सारे 6 नंबर लिखने पड़ेंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम 3 ले लेते हैं। तो अगर 3 ले लेंगे तो बाहर क्या आएगा, या तो 45 आएगा या 54 आएगा। तो यानी कि 2 नंबर मेरे क्या हो गए, 345 और 354। अब पहला अब 100 पे 4 ले लो, तो या तो 53 आएगा या 35 आएगा। समझ गए ना बात को। उसके बाद आप 5 ले लो, 5 ले लिया तो या तो 34 आएगा या फिर आपका क्या आएगा 43 आएगा। बस इन्हीं सबको, ये 6 नंबर आपके हो गए, इन्हीं को ऐड करना है। तो यूनिट डिजिट से निकाल सकते हैं, देखिए जरा 5, 4, 9, 3, 12, 5, 17, 17 और 4, 21 और 3, 24। तो 4 डिजिट यूनिट किसका है भाई, एक ऑप्शन का नहीं है, 3 का है। ठीक है, यहाँ पे 2 कैरी लेंगे, 4, 2, 6, 5, 11, 5, 16, 3, 19, 22 और 26। तो लास्ट में 64 कहाँ है, देखो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। और ये देखिए हमने पूरा सॉल्व नहीं किया, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर एकदम से करेक्ट है, फिर भी सॉल्व कर देते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आया था 4, 3, 7, 3, 10, 5, 15, 5, 20 और 24, 2, 26, हाथ से लगा 2, 3, तो 5, 3, 8, 4, 12, 4, 16, 5, 21, 5, 26। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2664, 2664 ऑप्शन नंबर है, एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, पिछले सालों में हमने आपका सोल्यूशन करा के रखा, आप उसको देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर है एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है द टॉप ऑफ ए हिल ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम of a building height h it at angle of elevation 5/6 and 5/3 respectively, what is the, क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है द टॉप ऑफ ए हिल ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए बिल्डिंग। ठीक है, अब आप लोग ये बताइए बिल्डिंग बड़ी होती है, बिल्डिंग बड़ी होती है या फिर हिल बड़ी होती है। तो सारे लोग बताएंगे बिल्डिंग बड़ी होती है या फिर हिल बड़ी होती है। तो आपको भी पता है कि जो हिल होती है वो बड़ी होती है और बिल्डिंग जो होती है वो छोटी होती है। ठीक है, तो ये मेरी क्या है, ये मेरी हिल है और ये मेरी बिल्डिंग है। ठीक है, ये मेरी हिल है, ये मेरी बिल्डिंग है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि द टॉप ऑफ ए हिल, तो हिल का टॉप देखा गया है कहाँ, बिल्डिंग के टॉप से। तो जब हिल का टॉप देखा गया बिल्डिंग के टॉप से तो कहानी बनेगी ये वाली। और इस समय इसको हम ऐसे करके डॉट 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 मिला देंगे। इस समय ये जो एंगल है दैट इज π/6। ठीक है, π/6 का मतलब जो होता है वो 30 डिग्री होता है। उसके बाद में फिर बॉटम से देखिए कि ये हिल का टॉप जब बॉटम से देखा गया है तो उस समय पे जो एंगल है वो आपका यहाँ पे π/3 है। π/3 को हम लोग क्या बोलते हैं, 60 डिग्री बोलते हैं। अब पूछ रहा है ये वाली हाइट जो है वो h है, ये वाली हाइट क्या है, h है। ठीक है, तो कह रहा है कि हाइट जो हिल की होगी, हिल की हाइट क्या होगी, तो हम इसको मान लेते हैं कैपिटल H। ठीक है, अब हम एक बात कहना चाहते हैं, क्या हम ये कहना चाह रहे हैं, हम आपसे एक बात कहना चाह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं अगर ये h है तो ये भी क्या हो जाएगी, ये भी आपकी h हो जाएगी, ये भी आपकी क्या हो जाएगी, h हो जाएगी। अब अगर पूरे हिल की हाइट कैपिटल H है तो इतने वाले पोर्शन की जो हाइट होगी वो क्या होगी, वो होगी कैपिटल H माइनस का स्मॉल h। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब आपको हमने फार्मूला सिखाया था या फिर आप कह लो कि हमने आप याद करवाया था कि अगर 30 के सामने कहीं पे अगर 1 होता है तो 30 का ये वाला पोर्शन 60 हो जाता है, तो ये इसके सामने क्या होता है, √3 हो जाता है। तो हम अगर इसको 1 मान लें, कहने का मतलब ये है कि जो भी यहाँ पे लिखा है उसका √3 टाइम्स यहाँ पे हो जाएगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो वैल्यू है वो √3 टाइम्स होगी किसके, h माइनस h के। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, कोई समस्या वाली बात तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अगर ये होगा तो ये भी कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, √3 ब्रैकेट में h माइनस का h। ठीक है, अब आप लोग देखिए सबसे पहले हमने ये वाले ट्रायंगल के अंदर गए थे, तो इस वाले ट्रायंगल में हमने आपको एक बात बताई कि ये है 30 के सामने लिखा है h माइनस h। ठीक है, और तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये पूरा एंगल आपका 60 हो जाएगा। तो अगर ये पूरा 60 हो जाएगा तो यानी कि जो ये नंबर है इसका ही √3 टाइम्स ये क्या हो जाएगा, इसका ही √3 टाइम्स हो जाएगा। अब ये बेस है तो ये दूसरे के पैरेलल है, तो जो ये होगा वही आपका ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब आप एक काम करते हैं, अब जो है हम दूसरे वाले ट्रायंगल में आ रहे हैं। दूसरा वाला ट्रायंगल आपका क्या है,
दूसरा वाला ट्रायंगल आपका ये कह रहा है, दूसरा वाला ट्रायंगल आपका ये कह रहा है कि ये 60 है, तो ये क्या होगा, ये आपका क्या होगा, ये 30 होगा। भाई दूसरा वाला ट्रायंगल क्या कह रहा है, ये 60 है तो ये 30 होगा। 30 के सामने क्या लिखा है, ये 30 के सामने ये लिखा है, तो 60 के सामने दैट इज पूरा एच। तो जो आपकी एच होगा वो आपका कहीं ना कहीं √3 टाइम्स और आपका बेस होगा। तो बेस आपका क्या है, √3 ब्रैकेट में एच माइनस का एच। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, बस इसी को सॉल्व कर देना है। तो एच इक्वल्स टू √3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट में स्मॉल h माइनस कैपिटल H। तो h इक्वल्स टू 3 कैपिटल H माइनस का 3 स्मॉल h। तो ये हो जाएगा 3 स्मॉल h इक्वल्स टू 2h। तो h की वैल्यू क्या आएगी, 3h डिवाइड बाई 2, 3h डिवाइड बाई 2। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी एकदम से क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हम उसको जो है आप लोगों का कमेंट सेक्शन हम देखते हैं और उससे ही हमको मोटिवेशन भी मिलता है कि आप लोग बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है इफ द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन। ये देखिए आपका बाइनोमियल का क्वेश्चन है और कह रहा है कि ये आपका mx प्लस 1/x की पावर n, ये मेरा कोई भी एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है और कह रहा है इसका फोर्थ टर्म। लेकिन हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि अगर ax प्लस b की पावर n कहीं पे लिखा है और अगर हम इसका r प्लस 1 टर्म निकालते हैं तो उसका फार्मूला होता है NCR इंटू में ax, यानी कि जो पहला वाला टर्म है ax की पावर n माइनस आर इंटू में ये जो लास्ट वाला है b की पावर r। ठीक है, ये होता है। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे r+1 है ना, इससे एक कम लिया जाता है। तो अगर हमें इसका T4 चाहिए होगा तो क्या हम ऐसे लिखेंगे NC3 इंटू में mx की पावर n माइनस का 3 इंटू में 1/x की पावर 3। ठीक है, अब आप बताइए T4 की वैल्यू क्या है। T4 की वैल्यू 5/2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5/2 इक्वल्स टू NC3। इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा m की पावर n-3 इंटू में x की पावर n-3 इंटू में 1/x की पावर 3। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। तो देखिए 5/2 इक्वल्स टू NC3 इंटू में m की पावर n-3 इंटू में x की पावर, अब ये देखिए ये n-3 है, ये माइनस का 3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा n-6। अब आप बताइए इस साइड में कहीं x की कोई भी वैल्यू है नहीं है, ये कांस्टेंट है। देखो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, लेकिन ये आपका x है। तो इधर x की कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे इधर आपका x की पावर 0 होगा, तभी x की कोई वैल्यू नहीं है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि n-6 की वैल्यू 0 है। तो अगर n-6 की वैल्यू 0 है तो n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू आपकी 6 निकल के आ गई। बस अब इसमें 6 पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5/2 इक्वल्स टू 6c3 इंटू में m टू द पावर 6 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 3 और इधर वाला तो 0, मतलब ये तो 1 आ जाएगा। बस इसी को सॉल्व करके m की भी वैल्यू निकाल देनी है। तो ये हो जाएगा आपका 5/2 इक्वल्स टू 6c3 को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले नीचे लिख लेते हैं 3, तब तक लिखना जब तक 1 ना आ जाए। और यहाँ पे चूंकि 1 2 3 नंबर लिखे हैं तो 6 को इतनी बार कम करना है कि 3 नंबर ही केवल लिखे जाएँ। तो 6 5 4 इंटू में n क्यू, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए 5 से 5 पूरा कट गया। ठीक है, ये देखिए 2 से 2 कट गया, 3 से ये कट गया, तो ये हो जाएगा 4 2 8। तो m क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, m क्यूब की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/8। तो m की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, दैट इज 1/2। m की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। अब m की वैल्यू 1/2 आ जाएगी और पूछा क्या है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ mn। तो यानी कि इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो mn की वैल्यू आएगी 1/2 इंटू में 6, जो कि आपकी किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा, क्योंकि 2 3 क्या होता है 6। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। और हमें तो लग रहा है ये इस वाले प्रैक्टिस सेट में सारे आसान क्वेश्चन आ गए, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आपका कॉन्सेप्ट रिवीजन होना चाहिए। आसान क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं और हमारा टारगेट है आसान क्वेश्चन जब सारे आप करेंगे तभी आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे, नहीं तो आपके ऐसे अच्छे नंबर नहीं आते हैं। समझ गए ना बात को। अब देखिए क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस mx प्लस 2 इक्वल्स टू 0 ऑलवेज हैव रियल रूट्स, ऑलवेज हैव रियल रूट्स। अब देखिए हम आपको एक बात बताते हैं क्या, अगर मान लीजिए आपका कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो इसके अगर रियल रूट्स के बारे में पूछा जाए, रियल रूट्स किसके बारे में पूछा जाए, इसके अगर रियल रूट्स होंगे, इसके अगर रियल रूट्स होंगे तो सबसे पहले हम ऐसे काम को करने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है b² माइनस का 4ac, b² माइनस का 4ac। तो अगर रियल रूट्स पूछे हैं तो वहाँ पे जो आपकी d है वो ग्रेटर और इक्वल क्या होता है, 0 होता है। और जब इक्वल रूट्स की बात करें
जब कहीं भी आपसे पूछा जाए कि इन दोनों इस इक्वेशन के रूट्स जो क्या इक्वल हैं, तो वहाँ पे आप डी इक्वल्स टू क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब डी ग्रेटर और इक्वल क्या होगा, 0 होगा। तो डी क्या होता है, डी आपका होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर और इक्वल क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे बी की वैल्यू m है, तो m स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू क्या है, 2 है, ग्रेटर और इक्वल 0। तो m स्क्वायर माइनस का 8 ग्रेटर और इक्वल 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब आप लोग एक बात बताइए, क्या हम ऐसे कर सकते हैं यम, क्या हम ऐसे कर सकते हैं यम। हालांकि हमें सी ऑप्शन जो दिख रहा है, सी ऑप्शन आप एक बार नोटिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि m स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल 8, m स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल 8। तो इसलिए इस क्वेश्चन में देखिए सी में ही लिखा है ये बात, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इसमें m की भी वैल्यू पूछी जा सकती है, तो आप लोगों को उसके लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। तो ये आपका देखिए इनइक्वालिटी है, ये आपका क्या इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी आपको क्या पता होना चाहिए कि इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए तो इसको हम लाएंगे इधर, m स्क्वायर माइनस का 8 ग्रेटर और इक्वल 0। तो सबसे पहले लिखेंगे m स्क्वायर माइनस का 8 को लिखेंगे 2√2 का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे 2√2 का होल स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल 0। तो इसको लिखेंगे m प्लस 2√2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी, क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी। तो देखिए ये हो जाएगा m प्लस 2 और ये हो जाएगा m माइनस का 2√2 ग्रेटर और इक्वल 0। अब देखो एक बनाना है आपको नंबर लाइन, क्या बनाना है नंबर लाइन। अब इस नंबर लाइन पे यहाँ कहीं आपका 0 होगा, इधर वाली नंबर नेगेटिव होंगे, इधर वाले नंबर पॉजिटिव होंगे। तो अब ये कहाँ पे वैल्यू 0 देगा, ये वैल्यू 0 देगा माइनस ये वैल्यू कहाँ पे 0 देगा, माइनस का 2√2 पे वैल्यू यानी 0 देगा। और ये कहाँ पे देगा, ये आपका प्लस 2√2 पे वैल्यू 0 देगा। समझ गए ना बात को। अब आपको करना क्या है, इधर से निकालना है, इधर सबसे पहले लिखना है, यहाँ पे लिखना है प्लस, फिर यहाँ लिखना है माइनस, फिर यहाँ लिखना है प्लस। अल्टरनेटिव तरीके से लिखते जाना है। इस प्लस का मतलब है ग्रेटर और इक्वल 0 और इस नेगेटिव का मतलब है लेस और इक्वल 0। तो इसका आंसर ये भी हो सकता था माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि इधर तो माइनस इन्फिनिटी है ना सारा, इधर तो माइनस इन्फिनिटी है। तो माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस 2√2 यूनियन और ये हो जाएगा 2√2 कॉमा इन्फिनिटी। ये इसका एग्जैक्ट आंसर ऐसा भी हो सकता था। ये m के टर्म में है और ये आपका m स्क्वायर के टर्म में है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इमेजनरी रूट्स में अगर पूछा जाए, अगर आपका इमेजनरी रूट पूछा जाए तो उस केस में आपका जो d होगा वो आपका लेस देन 0 होगा। d आपका क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कह रहा है ABC एक ट्रायंगल है सच दैट एंगल C आपका 90 है। हालांकि इस क्वेश्चन को अगर हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर हम आपको एक बात बताएं तो आप हमसे सहमत जरूर होंगे। मान लो हमने कहा इसमें लिखा कोई भी ट्रायंगल है, हमने राइट एंगल ट्रायंगल मान लिया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे A, यहाँ पे लिखेंगे A, यहाँ लिखेंगे B और यहाँ पे लिख दे रहे हैं C। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब देखिए C का कह रहा है 60 है, हमने B को 90 मान लिया और A को 30 मान लिया। भाई ट्रायंगल तो ये भी है। अगर कोई क्वेश्चन मान लो किसी चीज़ के लिए सही होगा तो सबके लिए सही होगा, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो चाहे कोई भी ट्रायंगल हो। समझ गए ना बात को। तो देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पूछा है cos A, तो cos A का मतलब क्या हो जाएगा, cos 30 प्लस, फिर पूछा है cos B आपका 90 हो जाएगा, डिवाइड बाई, फिर आपका पूछा है cos, फिर क्या पूछा है A का मतलब 30 हो जाएगा, माइनस 90 हो जाएगा और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ये उसने पूछा है। तो देखो cos 90 तो 0 होता है, ये तो हमें दिख रहा है। तो ये देखिए cos 30 डिवाइडेड बाई cos, और ये देखिए आपका 30 माइनस 90 माइनस 60 होगा, माइनस 60/2 क्या होगा, माइनस का 30 होगा। और cos माइनस थीटा आपको हम बता दे रहे हैं, cos माइनस थीटा जो है ना वो आपके cos थीटा के बराबर होता है। cos माइनस थीटा आपके cos थीटा के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसलिए हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो cos थीटा लिखा है और जो आपका नीचे भी क्या लिखा है, नीचे भी आपका cos थीटा लिखा है, ये दोनों ही आपस में क्या है, बराबर है। इसलिए इस क्वेश्चन का एक उत्तर आएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, अब आप लोगों का मानना है कि नहीं हमें तो हम ABC तीनों को ही बराबर मान लेंगे। भाई आपका दिल कर रहा है बराबर का तो आप बराबर मान लो, किसी ने आपको रोका तो है नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है cos 60, भाई cos A है वो भी 60 है, फिर यहाँ पे cos B है वो भी आपका क्या है 60 है, अपॉन में cos A माइनस B क्या होगा 60 माइनस 60 0/2 क्या होगा 0 होगा, cos 0 डिग्री। अब cos 60 क्या होता है, दैट इज 1/2,
ये भी क्या होता है 1/2, तो 1/2 बनाएगा और नीचे भी आपका बनाएगा, तो आंसर आपका क्या आएगा बनाएगा। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में ये हमेशा याद रखना कि अगर क्वेश्चन मान के सॉल्व हो जा रहे हैं तो उनको मान के ही करके खत्म करो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही स्कोरिंग मतलब की कॉन्सेप्ट है, और मतलब स्कोरिंग चैप्टर से ये ट्रिग्नोमेट्री हम समझते हैं। और अगर आपने इसमें अच्छा कर लिया तो आप ये समझ लो कि आप जो है बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले हैं अपकमिंग एनडीए एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है इन अ ट्रायंगल एबीसी ए इक्वल्स टू आपका 4 है, ए आपका 4 दिया है, बी आपका 3 दिया है, सी आपका 2 दिया और cos 3c की वैल्यू पूछिए। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लीजिए। सबसे पहले क्या बना लीजिए ट्रायंगल, तो आपका जो ट्रायंगल होगा वो आपका एबीसी होगा। देखिए ये आपका एंगल ए है, ये आपका एंगल बी है और ये आपका एंगल क्या है सी। तो एंगल ए के सामने वाली साइड होती है स्मॉल ए, एंगल बी के सामने वाली साइड होती है स्मॉल बी, और एंगल सी के सामने वाली साइड होती है स्मॉल सी। कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए ए की वैल्यू आपको दी है 4, बी की वैल्यू आपको दी है 3 और सी की वैल्यू आपको दी है 2। अब पूछा क्या cos 3c, देखो cos 3c तो डायरेक्ट निकल नहीं पाएगा, तो सबसे पहले cos 3c का फार्मूला क्या होगा, दैट इज 4 cos क्यूब c माइनस का 3 cos c, 4 cos क्यूब c माइनस का 3 cos c। ठीक है, अब देखिए हम ये कह रहे हैं कि आपको जब ए बी सी तीन हमेशा साइड दी जाए तो एंगल का, तो वहाँ पे हम लोग जो है कोसाइन फार्मूला लगाते हैं। कौन सा फार्मूला लगाते हैं, कोसाइन फार्मूला, कोसाइन फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, कोसाइन फार्मूला लगाते हैं। क्या होता है कोसाइन फार्मूला, वो आपका होता है cos, ए की वैल्यू अगर निकालनी है तो आपका क्या होगा बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन में 2bc। उसके बाद में cos b वाला क्या होगा, cos b वाला आपका क्या होगा, दैट इज ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में 2ac हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका cos c है वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपॉन में 2ab हो जाएगा। ठीक है, अब बस यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा देते हैं। तो जो मेरा cos c आएगा वो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, तो मतलब 16 प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस, और यहाँ पे सी स्क्वायर 2 का स्क्वायर मतलब 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 4 इंटू में 3। ठीक है, अब देखिए 16 और 9 होता है 25, 25 में से 4 जाएगा 21। ठीक है, डिवाइडेड बाई इधर हो जाएगा 4 3 12 दूनी 24, तो ये हो जाएगा 3 7 21, 3 8 में 24। तो इसलिए जो cos c है उसकी वैल्यू क्या आएगी 7/8 आएगी। अब इसी cos c की वैल्यू उठा के कहाँ डाल दें, इधर डाल दें, तो ये आपका cos 3c आ जाएगा। तो cos 3c क्या होगा 4 इंटू में, अब ये लिखा है cos क्यूब c, cos क्यूब c मतलब इसका क्यूब करना है, तो 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512 माइनस में ये हो जाएगा 3 इंटू में, अब ये लिखा है cos c की वैल्यू क्या है 7/8। तो हम एक काम करते हैं 7/8 जो है वो कॉमन ले लेते हैं, तो 7/8 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 4 इंटू में 1 अपॉन, और ये हो जाएगा 8 छंग 48 और 8 चौकू 32 माइनस का, और यहाँ पे रहेगा 3। ठीक है, अब देखिए इससे ही जाएगा कितनी बार 16 बार चला जाएगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं 1/16 का, तो 7/8 ब्रैकेट में 1/16 माइनस का 1/16 माइनस का, और ये आपका क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा 49 और आएगा, क्योंकि 7 कॉमन लिया ना 49 और आएगा, तो ये हो जाएगा 49 माइनस का ये आ जाएगा 3। तो बस इसको 16 3 क्या होगा 48 होगा, तो 49 में से अगर 48 जाएगा तो 1 बचेगा, तो इसका आंसर होगा 7/8 इंटू में 1/16। तो ये आंसर होगा 7 अपॉन में 16 8 128, सो 7/128 इस क्वेश्चन का एकदम से क्या है करेक्ट ऑप्शन है। 7/128 इस क्वेश्चन का एकदम से करेक्ट ऑप्शन है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। हालांकि हम आपको एक बात बताते हैं कि ये 11 वाला तो ऑप्शन में ही नहीं होगा, क्योंकि जब 7 कॉमन आएगा ना, 7 ऊपर दिया है तो 7 आपका कॉमन आएगा, तो या तो आंसर ये होता है या आपका ये होता, समझे ना बात को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए एकदम से करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल लग रहा है, क्या है, व्हाट इज 1 अपॉन, देखिए यहाँ पे हम एक काम कर रहे हैं, ये लिखा है 1 अपॉन साइन 10 डिग्री माइनस में √3 अपॉन में cos 10 डिग्री। जनरली आपको देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, तो आप लोग कुछ नहीं करिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप एलसीएम ले लीजिए। सबसे पहले क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो आएगा sin 10 इंटू cos 10। अब sin 10 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आपका cos 10 आएगा माइनस का, और ये आपका √3 sin 10 आएगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब देखिए हमने आपको इससे पहले भी बताया है कि अब देखिए ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से आपका डिवाइड करना पड़ेगा और 2 से ही आपका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम ये सब क्यों कर रहे हैं, आपको सिखाना चाह रहे हैं कि देखो ये यहाँ पे लिखा है 1/2 यहाँ पे क्या होगा sin 30, 1/2 क्या होगा sin 30, और ये लिखा है √3/2 क्या होगा cos 30। ठीक है, अब ये देखो 2 sin है cos है, यहाँ पे लिखेंगे
साइन 2a का फार्मूला, साइन 2a का फार्मूला क्या होता है, 2 sin a cos a, साइन 2a का फार्मूला क्या होता है, 2 sin a cos a। तो यहाँ से नीचे हम एक बात बता दें, नीचे क्या हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 20, क्या हम साइन 20 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 2 इंटू ए की वैल्यू 10 है, तो साइन क्या हो जाएगा, साइन आपका 20 हो जाएगा। अब ये देखिए लिखा है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखिए साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू में कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू में साइन बी, माइनस में कॉस ए इंटू में साइन बी, ठीक है ना। तो बस यही फार्मूला हमने लगा दिया है। अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका साइन ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 30 माइनस का 10, और इंटू में ऊपर क्या होगा 2 2 जा 4। अब बताइए ये भी साइन 20 है, ये भी साइन 20 है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका डी एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। इसी में 4 लिखा है, 4 हमारा आंसर आ गया है। और ऐसे ही कॉस ए माइनस बी का भी फार्मूला नोट कर लीजिए आप, देखो आ सकता है एग्जाम में। तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू में कॉस बी, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस का आएगा, साइन ए इंटू में साइन बी, ठीक है। और अगर यहाँ पे कॉस ए प्लस बी होता तो यहाँ पे माइनस साइन हो जाता है। ये फार्मूले आप अपने में नोट करके रखिए, एग्जाम में इनके ऊपर बेस्ड आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे फार्मूले होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 3 क्वेश्चन। देखो ये 3 क्वेश्चन है, क्या है, इवेंट डायग्राम का क्वेश्चन है। वेयर एक्स वाई एंड जेड आर 3 सेट्स, लेट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन जेड बी डोनेटेड बाई एन जेड, जो आपका 90 के बराबर है। तो हम एक काम करते हैं, एक हमको दिख रहा है एन जेड की वैल्यू दी है, एन जेड की वैल्यू कितनी दी है, 90 दी है। अच्छा एन जेड है क्या, एन जेड आप बताओगे, एन जेड तो ये भैया, एन जेड क्या है, एन जेड आपका ये है, एन जेड आपका ये है। तो हम ये करेंगे एन जेड में क्या क्या लिखा है, एन जेड में लिखा है सी प्लस 12 प्लस 18 प्लस 17, ये जो लिखा है सी प्लस 12 प्लस 18 प्लस 17, जो कि आपकी वैल्यू क्या है 90 है। तो यहाँ से जो सी की वैल्यू क्या आएगी, 18 12 30 और 30 और 17 47। तो 90 में से जब आप लोग 47 घटाओगे तो क्या बचेगा, तो आपका 43 बचेगा। तो यहाँ से जो सी है इसकी वैल्यू हमें क्या निकल के आई, इसकी वैल्यू है 43, सी की वैल्यू तो भाई 43 हो गई, ठीक है। अब नीचे क्या लिखा है, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन बाई एंड जेड आर इन द रेशियो ऑफ 4:5। हमें पता है कि जो जेड में है, अब देखिए तो बाई में कितने हैं, बाई वाला, बाई हमें कलर चेंज कर देते हैं। बाई में देखिए, बाई में ये नंबर है, बाई में टोटल नंबर यही तो है, बाई में देखिए, ठीक है। बाई में क्या क्या नंबर है, बाई में नंबर है जो वो आपके लिखे हैं 16 प्लस 18 प्लस 17 प्लस बी डिवाइडेड बाई, और जो आपके जेड में है वो क्या है, जेड में तो आपके हमने बताई दिए, जेड में आपके टोटल नंबर 90 है, तो जेड में तो टोटल नंबर आपके 90 है, और वो ये कह रहा है वो है 4:5 के रेशियो में, वो 4:5 के रेशियो में। तो हमें यहाँ से किसकी वैल्यू बतानी, बी की वैल्यू पूछी है। तो देखिए जरा यहाँ से हम एक काम करते हैं, क्या अगर ये जाएगा 18 पंचे 90, ठीक है, 18 पंचे 90। अब देखो हालांकि हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको चलो सिखाई देते हैं। तो 18 चौको 72 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 18 और 16 34, 34 और 17 51, तो 20 टू क्या आएगा 72 माइनस 51, जो आपकी क्या जो कि आपका आएगा 72 में से 51 घटाएंगे तो आपका क्या बचेगा 21 बचेगा। हालांकि हम करते कैसे, देखो 18 है ना, 18 चौको 72, यानी कि इसका सम 72 आना चाहिए। यहाँ पे 18 ऑलरेडी लिखा है, अगर हर जगह 18 लिखा होता, अगर यहाँ भी 18 लिखा होता तो देखो यहाँ पे 2 कम है, यहाँ पे 1 कम है, यहाँ पे 2 कम है, यहाँ 1 कम है, इसका मतलब इसमें 3 बढ़ा दो, तो 18 3 21। इसलिए इस क्वेश्चन का देखो 21 आंसर है, सी नंबर है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, वो आपका 21 है। और देखो क्या है, और क्या दिया गया है, तो ये मेरा 21 निकल के आ गया। तो यहाँ से बी की वैल्यू आ गई 21, बी की वैल्यू क्या आ गई 21 आ गई, सी की वैल्यू 43 आ गई, ठीक है। अब देखिए और क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन बी माइनस एन वाई इंटरसेक्शन जेड माइनस एक्स। देखो ये फार्मूला है, ये आपका लिख लीजिए यहाँ पे, एन एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई माइनस एन वाई इंटरसेक्शन जेड माइनस एन जेड इंटरसेक्शन एक्स प्लस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड। ये देखिए ये इसका फार्मूला है। और एक्स यूनियन बी यूनियन सी, एक्स यूनियन बी यूनियन सी मतलब क्या है, एक्स यूनियन बी यूनियन सी का मतलब ये है कि इसमें जो है, इसमें आपका एक्स वाई और जेड इन तीनों का यूनियन ये है कि जितने भी इसमें टोटल नंबर लिखे हैं उन सबका क्या पूछा है, उन सबका आपका सम पूछा है। उन सबका सम क्या होगा, तो देखो हम ऐसे ही करते हैं। देखो ए का तो हमें वैल्यू पता भी नहीं, तो ए का सम निकाल भी नहीं पाएंगे। तो देखो जोड़ो 16 और 18, 16 18 कितना होगा 34। तो इस 16 18 34
ठीक है, 16 18 34, 34 17 51, 51 और 12, 51 और 12, 51 और 12 63, 63 और 43, 63 में आप लोग 43 जोड़ोगे तो आपका क्या आएगा 106 आएगा। और ये देखो बी, क्योंकि a प्लस बी के फॉर्म में लिखा है तो हमने b जोड़ा नहीं, इसीलिए c को जोड़ दिया है। तो a प्लस बी प्लस 106, तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। कह रहा है इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू नाइदर एक्स नॉर वाई नॉर जेड, ऐसे नंबर जो ना तो एक्स में बिलोंग करते हैं, ना वाई में बिलोंग करते हैं, ना जेड में बिलोंग करते हैं, वो पी हैं। अब बताइए एक्स वाई जेड में जो बिलोंग नहीं करते, क्या वो यही नंबर होंगे इधर साइड वाले? वो इधर ही कहीं लिखे होंगे, क्योंकि यही सब नंबर जो बिलोंग नहीं कर रहे हैं, किसी में नहीं बिलोंग कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यू आपकी पी है। इसकी वैल्यू क्या दी है? पी दी है। लिखा देन व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स। अब देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स, समझना बात को, क्वेश्चन कह रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स क्या होगा। हम आपको ये सब कुछ रफ करके एक बार ये सब रफ कर देते हैं, या रफ नहीं भी करते, हम आपको कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे कलर हम कोई ना कोई यहाँ पे ये वाला ले लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स क्या है, हम आपको दिखाना चाहते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स ये, उसमें बस एक्स नहीं होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स में एक्स नहीं होना चाहिए। ये अभी हम जो कर रहे हैं ना, ये आपका पी है। ये तो आपका पी है जो ना तो एक्स में, ना वाई में, ना क्या है, ना जेड में। ये आपका पी है। ये आपका क्या है? पी है। जो हमने ग्रीन से भी किया था, ये आपका क्या है? पी है। ठीक है, ये आपका क्या, ये वैल्यू है पी की। और ये मेरा, और हमसे पूछा है कि एक्स जिसमें नहीं हो। अब ये आपको पता है ये पूरा एक्स है, ये पूरा एक्स है, पूरा एक्स है, ये पूरा आपका एक्स है। और एक्स का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, मतलब ये वाला पोर्शन चाहिए, जो ये वाला पोर्शन हो। ठीक है ना। तो देखो उसमें क्या क्या आएगा, उसमें पी आएगा पूरा, उसमें सी आएगा, उसमें 17 आएगा, उसमें बी आएगा। समझ गए ना। उसमें क्या क्या आएगा, उसमें पी आएगा, उसमें सी आएगा, उसमें 17 आएगा, उसमें बी आएगा। तो हमें पता है 43 और 21, इनको जोड़ोगे, 43 और 21 को जोड़ोगे तो 64 होगा। और 64 में 17 जोड़ोगे तो आपका क्या आएगा, 64 में 70। 64 में अगर आप 17 जोड़ोगे तो आपका क्या आ जाएगा आपका, लेकिन यहाँ पे बी की वैल्यू नहीं जोड़ रहा है। बी की वैल्यू देखो नहीं जोड़ी है, तो हम भी नहीं जोड़ेंगे भाई। बी की वैल्यू उसने भी नहीं जोड़ी, हम भी नहीं जोड़ेंगे। देखिए ऑप्शन में लिखा है पी, तो पी तो हो गई, पी होगा और बी भी होगा। तो पी और बी तो हमने एक तरफ कर लिया। अब सी और 17 बचा। सी 43 है, 43 और 17 क्या होगा, 60 होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए एकदम से करेक्ट ऑप्शन होगा। हमने इसमें देखिए आपको ऐसे करके सॉल्व करा दिया है। ठीक है, ऐसे करके हमने इसको सॉल्व करा दिया। तो आप लोग इसको देखना, और नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करवा चुके हैं। क्या लिखा है, द रिमाइंडर एंड द कोसेंट ऑफ द बाइंडिंग। तो रिमाइंडर और कोसेंट निकालना है। आपको तो पता ही, अगर आपको ऐसे लिखा होता कि 4 का डिवाइड 18 में करो तो आप लोग करते 4 4 जा 16, तो आपका रिमाइंडर होता, ये आपका कोसेंट होता, फटाफट कर देते। लेकिन अब इसमें तो ये नंबर लिखा है, तो कोई बात नहीं। हम लोग सबसे पहले एक काम करें, हमने आपको सिखाया भी है कि इस नंबर को कैसे हम डेसिमल नंबर में बदलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दैट इज 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। ठीक है, अब देखिए लिखा कैसे जाता है, 0 इंटू 2 की पावर 0। अब चूंकि 0 का मल्टीप्लाई किसी में करोगे तो ये भी नहीं लेंगे और ये भी नहीं लेंगे, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 2 की पावर 5 मतलब 32 प्लस 2 की पावर 8 3 8 हो जाएगा, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 32 8 40 4 44 तो 46, तो ये नंबर 46 है। ठीक है, तो हम लोगों को 46 में डिवाइड देना, किससे देना है, 1102। तो 110 बेस 2, इस नंबर से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ भी क्या होगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो इससे लेना देना है नहीं। तो 2 की पावर 2 क्या होगा 4 और ये क्या होगा 2, 4 और 2 6। तो हमें 6 से क्या करना है, ये आ जाएगा 6 से डिवाइड करना है। तो 6 7 जा 42, रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा। अब 7 को बदलना है, तो जिस नंबर को हमें बदलना होता है ना, अगर हमको किसी भी डेसिमल नंबर को बाइंडिंग नंबर बदलना है तो कैसे बदलते हैं, सबसे पहले 2 से डिवाइड करो तो 2 3 जा 6 और जो रिमाइंडर है वो साइड में लिख दो। फिर क्या लिखेंगे 2 बन जा 2, जो रिमाइंडर है साइड में लिखो और ये करके नंबर पूरा लिख देंगे 1 1 1। तो देखो कहीं 1 1 1 है, ऑप्शन नंबर पहले में ही दिख रहा है हमको। यहाँ देखिए 1 1 1 दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा 7 आ गया। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए एकदम से करेक्ट है। लेकिन हम आपको रिमाइंडर भी बताएंगे। रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर 4 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 0, फिर आप क्या आएगा 2 1 जा 2, ये भी 0, तो क्या आएगा 1 0 0 1 0 0 भी आपका, ये आपका रिमाइंडर आ गया। ठीक है, तो ये आपका कोसेंट होता है, ये आपका रिमाइंडर होता है, ये आपका क्या होता है, डिवीजर होता है। तो
तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए एकदम से क्या है, करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए एकदम से क्या है, करेक्ट ऑप्शन। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका लिखा है लॉग, तो ये आपका देखिए लॉग का क्वेश्चन आया है, और लॉग ए बेस बी इक्वल टू पी, लॉग सी बेस डी इक्वल टू पी, और इस तरीके से क्वेश्चन दिया है। तो देखो हम एक काम करते हैं, पहले आप लोग लॉग की प्रॉपर्टी समझ लिए। सपोज मान लीजिए कहीं पे बाई इक्वल टू ए की पावर एक्स लिखा है, और अगर हम दोनों तरफ लॉग ले लें, दो तरफ क्या ले लें, लॉग ले लें, दो तरफ क्या ले लें, लॉग ले लें बेस ई के साथ में, तो इस तरीके का बन जाएगा। अच्छा लॉग में क्या होती है, पावर जो होती है वो आपके आगे आ जाती है, तो ये हो जाएगा लॉग बाई बेस ई इक्वल टू एक्स इंटू में लॉग ए बेस ई। अब ये देखो डिवाइड आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा लॉग बाई बेस ई अपॉन में लॉग ए बेस ई इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब ये देखिए हम आपको एक बात बता रहे हैं, कहीं पे लिखा है लॉग ए अपॉन में लॉग बी, ऐसे करके लिखा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग ए बेस में बी, तो ऐसे करके ये लिख जाएगा लॉग बाई बेस ए इक्वल टू एक्स। ये हम आपको सिखाना चाह रहे हैं, ये हम आपको सिखाना चाह रहे हैं, ये तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये देखिए ये हम आपको सिखाना चाह रहे हैं। अब देखिए शुरू में क्या लिखा था, बाई इक्वल टू ए की पावर एक्स, और उसको हम लोग कन्वर्ट करके लॉग में क्या लेके आए हैं, कन्वर्ट करके लॉग में लेके आए हैं लॉग बाई बेस ए, तो ये वाला बेस आ गया इक्वल टू एक्स। या हम इसका अपोजिट फॉर्म में हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे, जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा है लॉग, कहीं पे लिखा है लॉग ए बेस बी इक्वल टू पी लिखा है, ठीक है। तो लॉग ए यहाँ पे ए बाई है, बी आपका ए है और पी आपका एक्स है, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख क्या सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बाई इक्वल टू मतलब ए इक्वल टू, और ये क्या हो जाए ए की पावर एक्स, तो ए की पावर एक्स मतलब बी की पावर पी। तो क्या हम ये कह सकते हैं ये इसका ही एक फॉर्म है, ये इसका ही एक फॉर्म है। तो देखिए ये आपके क्वेश्चन में ये लिखा गया था, और इसको हमने पावर में लिख दिया ए इक्वल टू बी की पावर पी, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट वाला क्या लिखेंगे, लॉग सी बेस डी इक्वल टू 2p, तो यहाँ से हम ये लिख देंगे सी इक्वल टू क्या हो जाएगा डी की पावर 2p, ठीक है। और ऐसे ही क्या हो जाएगा लॉग ई बेस एफ इक्वल टू 3p, तो यहाँ से जो एफ की पावर आ जाएगा 3p इक्वल टू ई। अब हमने ये सब क्यों निकाला है, हमने ये सब इसलिए निकाला है क्योंकि यहाँ पे ए सी ई लिखा है, यहाँ पे लिखा है ए सी ई की पावर 1/p। अब जब तक मैं ए की वैल्यू ही नहीं पता होगी तुम कर कैसे पाओगे, तो ए की वैल्यू क्या होगी बी की पावर p इंटू में डी की वैल्यू क्या है, वो सी की वैल्यू क्या है डी की पावर 2p इंटू में ई की वैल्यू क्या है एफ की पावर 3p, और इन सब की पावर है p, इन सब की पावर क्या है p। तो हम एक बात बताना चाहते हैं, ये देखिए ये जो p है ना, इससे ये आपका सब कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या b इंटू में डी स्क्वायर इंटू में एफ की पावर 3, b इंटू में डी स्क्वायर इंटू एफ की पावर 3, b इंटू में डी स्क्वायर इंटू एफ की पावर 3। ऑप्शन नंबर ए एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन हम इसको नहीं बोलेंगे, देखिए 2024 में ही आया है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंडर विच कंडीशन आर द पॉइंट, आपको पॉइंट दिए हैं 1 2 3 पॉइंट, और कह रहा है कोलिनियर। ये भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए हमने लिया है, तो यहाँ पे आप लोग इंपॉर्टेंट डाल लीजिए। और कॉन्सेप्ट क्या है कि आपका अगर मान लीजिए x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ये आपके कोई भी 3 पॉइंट हैं A B और C, ठीक है। कह रहे हैं ये तीनों पॉइंट कोलिनियर। अच्छा कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कोलिनियर का मतलब होता है ऑन सिंगल लाइन, ऑन सिंगल लाइन क्या होता है, ऑन सिंगल लाइन। तो जैसे हम ये कह रहे हैं, वो ये कह रहा है कि ये जो तीनों पॉइंट हैं, ये तीनों पॉइंट एक सिंगल लाइन पे हैं, ये तीनों पॉइंट क्या है एक सिंगल लाइन पे हैं, ये तीनों पॉइंट है एक सिंगल लाइन पे हैं, और अगर ये सिंगल लाइन पे हैं तो ये बोले जाते हैं कि ये जो है कोलिनियर है। ये क्या बोले जाते हैं, ये आपके कोलिनियर बोले जाते हैं। तो एक तो तरीका है, तरीका नंबर वन, सॉल्यूशन नंबर वन इसका क्या है कि आप लोग ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो आप 0 कर दो। क्यों, क्योंकि इन तीनों से देखो कोई ट्रायंगल बन ही नहीं रहा होगा, तो कोई ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, उसका एरिया 0 ही होगा। ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, दैट इज 1/2 ब्रैकेट में x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2, ठीक है। आप लोग इसको 0 कर दीजिए, और जब आप 0 कर देंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जो है तीनों जो है पॉइंट क्या है कोलिनियर है। अब है सॉल्यूशन नंबर 2। सॉल्यूशन नंबर 2 क्या है कि क्योंकि ये तीनों एक ही लाइन पे हैं, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इन 2 पॉइंट से मिला हुआ एक स्लोप होगा m1, और इन 2 पॉइंट से मिला हुआ होगा एक स्लोप होगा m2, और ये दोनों ही स्लोप क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो हम दूसरा ये कह रहे हैं कि आप लोग स्लोप को भी क्या कर सकते हो, इक्वल कर सकते हो, ठीक है। और स्लोप इक्वल होगा कैसे, स्लोप का फार्मूला क्या होता है, स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस का x1। ये देखो ये इसके कारण स्लोप आया,
इक्वल्स टू, अब इसके का स्लोप क्या आएगा, बाई 3 माइनस का बाई 2 अपॉन में x3 माइनस का x2। तो इन दोनों तरीके से आप कोलिनियर प्रूफ कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब बस ये मेरा x1/1 है, ये मेरा x2/2 है, और ये मेरा x3/3, बस इसी को हम इसमें लगा दे रहे हैं। देखो तो ये मेरा बाई 2 क्या है, बाई 2 आपका d है, तो d माइनस का b अपॉन में c माइनस का a बराबर है किसके, बाई 3 क्या है, बाई 3 आपका b माइनस का d माइनस बाई 2 क्या है, बाई 2 आपका d है, अपॉन में ये क्या है, a माइनस का c माइनस का, और x2 आपका क्या, x2 भी c है, बस इसी को सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका d माइनस का b अपॉन में c माइनस का a इक्वल्स टू b माइनस का 2d अपॉन में a माइनस का 2c, बस इसी का हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले d का मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस 2c में, तो क्या होगा ad माइनस का 2cd, फिर उसके बाद b का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ab, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2bc इक्वल्स टू, फिर देखिए b का, अब यहाँ से c का मल्टीप्लाई b में कर रहे हैं तो ये हो जाएगा bc माइनस का 2cd, फिर माइनस a का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ab प्लस का 2ad, ये देखिए निकल गया। अब इसमें देखिए कुछ ना कुछ कट रहा होगा, क्या कट रहा है, जैसे हमको दिख रहा है 2cd से 2cd कट रहा है, AB से आपका AB कट रहा है, ठीक है। यहाँ 2BC लिखा है, यहाँ BC लिखा है, तो एक BC को उठा लो तो ये 2BC में से BC जाएगा, BC बचेगा। यहाँ पे 2AD लिखा है, यहाँ पे AD लिखा है, तो एक उधर ले जाओ तो ये 2AD में से AD जाएगा तो AD बचेगा। तो कहीं ना जो आपका आंसर होगा BC इक्वल्स टू AD होगा, और BC इक्वल्स टू AD कहाँ लिखा है, पहले तो BC मिल जाए, ये BC है, ये AD है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो आप इसको नोट करके रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ k इज द लाइन पैरेलल टू द लाइन। अब देखिए एक लाइन आपका a1 x प्लस b1 बाई इक्वल्स टू c1, एक लाइन ये है, एक दूसरा लाइन है a2 x प्लस b2 बाई इक्वल्स टू c2, ये दो लाइन है आपका, ठीक है। तो इसकी स्लोप क्या निकालेंगे, इसकी स्लोप निकालेंगे m1 इक्वल्स टू, स्लोप क्या होता है माइनस x का कोफिशिएंट अपॉन में बाई का कोफिशिएंट, और इसकी स्लोप क्या होगी माइनस x का कोफिशिएंट अपॉन में बाई का कोफिशिएंट, ठीक है। अब देखिए ये दोनों लाइन, केस फर्स्ट क्या है, बोथ लाइंस आर पैरेलल, अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इन दोनों के जो स्लोप होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। सेकेंड क्या है, बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो इन दोनों का जो स्लोप है वो आपका -1 के मल्टीपल, मतलब m1 और m2 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके -1 के बराबर आएगा। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें पैरेलल कह रहा है, तो हम बस इसकी स्लोप निकालेंगे फटाफट। तो m1 क्या आएगा, m1 आपका आएगा x का कोफिशिएंट, दैट इज सॉरी माइनस x का कोफिशिएंट k माइनस का 3 डिवाइडेड बाई -5 माइनस k², ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या नहीं। अच्छा, उसके बाद में m2 क्या आएगा, m2 इक्वल्स टू माइनस x का कोफिशिएंट तो 1 है और बाई का कोफिशिएंट भी 1 है, ठीक है। इन दोनों को बस आपस में क्या करना है, बराबर करना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने काम करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k माइनस का 3 डिवाइड बाई 5 माइनस का k² इक्वल्स टू माइनस का 1, तो ये हो जाएगा k माइनस का 3 इक्वल्स टू माइनस का 5 प्लस का k², ये सबको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा k² माइनस का k माइनस का 5 प्लस का 3 इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा k² माइनस का k माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। अभी देखो 2 एकम 2, तो यहाँ से एक काम करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो k² माइनस का 2k, k² माइनस का 2k प्लस का k माइनस का 2 इक्वल्स टू 0, तो k आएगा, एक आएगा k माइनस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू k माइनस का 2 इक्वल्स टू 0, तो k माइनस 2 कॉमन लेंगे तो आएगा k प्लस 1 आएगा इक्वल्स टू 0। तो देखिए ये होगा k बराबर 2 पे 0 और ये वाला होगा k बराबर -1 पे 0, ठीक है। तो 2 -1 कहाँ पे लिखा है, 2 -1, ऑप्शन नंबर बी एकदम से इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। 2 -1 इसके आपके जो के की है वो आपकी 2 वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग एग्जाम में करके आइए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा है fx लिखा है और x की वैल्यू -2 के बराबर है और कह रहा है या इनवर्स x निकालो। देखो ऐसा क्वेश्चन हम आपको ऑलरेडी करवा चुके हैं, फिर से करवा दे रहे हैं। जैसे बाई की वैल्यू आपको दी है x माइनस का 2 अपॉन में बाई इक्वल्स टू क्या है, बाई इक्वल्स टू x माइनस 2 अपॉन में x प्लस 2, ठीक है। अब इसका क्या निकालना है, इसका हमको निकालना है x इनवर्स। तो अब इसका x इनवर्स कैसे, मतलब fx इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो देखिए f इनवर्स x कैसे निकालेंगे हम लोग, जो है इसमें क्या लिखा है, इसमें देखो इसमें ये लिखा है जो बाई की वैल्यू है ना आपकी, बाई की जो वैल्यू है वो x के टर्म में है, बाई की वैल्यू दी है x के टर्म में। फॉर इनवर्स हम लोग लिख दे रहे हैं यहाँ पे सिंपल, फॉर इनवर्स यू विल हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ बाई।
अब हमको x की वैल्यू फाइंड करनी बाई के टर्म में, ठीक है। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट इज बाई इंटू एक्स प्लस का 2 बाई इजकल्स टू एक्स माइनस का 2, ठीक है। तो देखिए 2 इधर आए तो ये हो जाएगा 2 बाई प्लस का 2 इजकल्स टू एक्स माइनस एक्स वाई। तो 2 कॉमन लेंगे तो आएगा बाई प्लस का 1 इजकल्स टू एक्स कॉमन लेंगे तो आएगा 1 माइनस का बाई। तो यहाँ से हो जाएगा 2 ब्रैकेट 1 प्लस बाई अपॉन 1 माइनस बाई इजकल्स टू एक्स। तो हमने x की वैल्यू निकाल ली बाई के टर्म में, और x की वैल्यू जो बाई के टर्म में निकालेंगे तो हम यहाँ पे लिख देंगे x की जगह पे, x की जगह पे लिखेंगे f इनवर्स x और बाई की जगह पे लिख देंगे x। ये मेरा आंसर है। तो f इनवर्स x क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, 2 ब्रैकेट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, जो क्या क्या ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। ये आप नोट करके रखिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट आपका क्या दिया है, सेक इनवर्स p माइनस कॉसेक इनवर्स q इक्वल्स टू 0 है, और p टू द पावर -2 प्लस q टू द पावर -2 इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है, तो सेक इनवर्स p इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स q लिखा है। तो हम लोग एक काम करते हैं, सेक इनवर्स p का मतलब क्या होगा भाई, सेक इनवर्स p का मतलब होता है कि जो सेक थीटा है वो किसके बराबर होता है, वो आपके क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। तो p अपॉन 1 होगा, तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर आपका होगा पी स्क्वायर माइनस का 1। तो अगर हम यहाँ इसी को हम लोग चेंज करें, किसके, कॉसेक के टर्म में चेंज करें, तो हो जाएगा कॉसेक इनवर्स, और कॉसेक इनवर्स क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है। ये देखिए ये इसके क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये वैल्यू इसके क्या होगी, बराबर होगी। तो p इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू क्यू, दोनों का क्या कर देंगे स्क्वायर, तो हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए पी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब पूछा किसकी वैल्यू है, पूछे आपकी वैल्यू है पी टू द पावर -2 प्लस क्यू टू द पावर -2। तो इसको क्या लिखेंगे, 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्यू स्क्वायर। दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर। अब पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू यहाँ से उठा के रख दी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर से पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। 1 आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए एकदम से करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका लिखा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3, और उसमें आपके देखो 3 स्टेटमेंट दिए हैं। तो हम एक आपको बात बताना चाहते हैं, जब ये, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो देखो आपके 2 होते हैं, एक तो होता है सिमेट्रिक, एक होता है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और एक होता है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपके 2 होते हैं। तो देखो सिमेट्रिक क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास में कोई एक मैट्रिक्स है ए, तो अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स बराबर हो गया किसके, अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स बराबर हो गया उसी सेम मैट्रिक्स के, तो बोलेंगे वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। और अगर उसका ट्रांसपोज जो है -a के बराबर होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि वो आपका क्या है, वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। अब देखिए स्क्यू सिमेट्रिक की कुछ प्रॉपर्टीज है, वो हम आपको यहाँ पे लिखवा दे रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है स्क्यू सिमेट्रिक की, कि स्क्यू सिमेट्रिक के ऑल डायगोनल्स, जो डायगोनल्स होते हैं, ऑल डायगोनल एलिमेंट वो आपके 0 होते हैं। ऑल डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। मतलब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए हमने कोई भी एक ले लिया, दैट इज 0 0, और यहाँ पे ए लिख दिया, यहाँ पे -a लिख दिया। तो आप इसका निकालिए, आप इसका अगर वो निकालेंगे ट्रांसफर, ये जैसे मान लो हमने ए मान लिया, तो इसका ट्रांसफर निकालेंगे तो क्या आएगा, ए टी इक्वल्स टू क्या आएगा, ए टी इक्वल्स टू आएगा 0, ये -a, और ये ए, ये आपका 0 है, और ए टी यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, -a के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, कोई समस्या वाली बात तो नहीं, ये होता है। दूसरा हम आपको एक बात बता दें कि मान लो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ये कॉन्सेप्ट है, आप लोग नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। जैसे मान लो मेरे पास में एक मैट्रिक्स है ए, और बोला जाए कि एक काम करो, इस मैट्रिक्स के 2 पार्ट करो, ठीक है, और हमको बताओ इस मैट्रिक्स का जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे इस मैट्रिक्स का। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने का जो आंसर होगा वो क्या होगा, a प्लस
ए ट्रांसपोज अपॉन में 2। अगर आप ए प्लस ए ट्रांसपोज अपॉन में 2 लिख देंगे तो आपका एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाएगा। और अगर स्क्यू सिमेट्रिक पूछा जाए, स्क्यू सिमेट्रिक, अगर आपका स्क्यू सिमेट्रिक पूछा जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक में आप लोग क्या लिखेंगे, ए माइनस ए का ट्रांसपोज अपॉन में 2। कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई भी मैट्रिक्स है ना ए, उसको हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों में लिख सकते हैं। तो जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो ये होगा और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये होगा। तो मतलब किसी एक मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों के सम में लिख सकते हैं, जिसका जो सिमेट्रिक मैट्रिक वाला पार्ट होगा वो ये होगा और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला पार्ट आपका ये होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है इसलिए हम करवा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एक यहाँ पे एक नया टर्म आया, दैट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इससे भी तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपका होता है कि जब आपका एक मैट्रिक्स है ए और उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, ठीक है, उन दोनों का मल्टीप्लाई करें और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो हम बोलेंगे वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। इसकी सिमेट्रिक है, जी हाँ, ऑल डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं। नंबर 2, द सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज जीरो। देखो अब जब ये जीरो होंगे तो इनका सम भी क्या होगा, जीरो होगा, तो ये भी आपका करेक्ट है। थर्ड आपका क्या लिखा है, ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ए क्या है, ए आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अब इसको हम कैसे प्रूफ करें, तो देखिए हम मान लो एक 3 नंबर के लिए ले रहे हैं, 0 0 1 0 0 0, ये तो आपके इसके डायगोनल एलिमेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे लेंगे 1 तो यहाँ पे हमको -1 लेना पड़ेगा, यहाँ पे भी हम लेंगे 1 तो यहाँ भी हमको -1 लेना पड़ेगा। लेकिन हम आपको एक बात बता रहे हैं कि ये जरूरी है कि तीनों डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि डायगोनल एलिमेंट के अलावा एलिमेंट 0 हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे तीसरा एलिमेंट 0 अपने मन से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर इसका ए हमने है तो इसका ए डैश क्या होगा, तो इसका ए डैश आपका क्या होगा, 0 0 0 0, ये तो चेंज नहीं होगा। ये आपका हो जाएगा -1, ये भी आपका हो जाएगा -1, ये आपका हो जाएगा 0, ये आपका हो जाएगा 1, ये आपका हो जाएगा 1, ये आपका 0 हो जाएगा। अब अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर आई आ गया तो ऑर्थोगोनल है, नहीं आया तो नहीं है। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई सबसे पहले किस में करेंगे, इसमें करेंगे। तो 0 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, 0 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 1 आएगा। और 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तब भी 1 आएगा। तो यहाँ पे तो भाई 2 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे तो 2 आ गया। अब यहाँ पे जैसे 2 आया खेल खत्म, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही नहीं है, यहाँ पे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही नहीं है। तो इसलिए हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, क्या, इसलिए हम आपको, ये आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं है, ये आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ओनली 1 और 2, ठीक है। हमने इसलिए आगे सॉल्व भी नहीं किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मैट्रिक्स का है, तो यहाँ पे लिख लीजिए, अगर कोई भी आपकी मैट्रिक्स सिंगुलर होती है, सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, तो उस केस में ये हम यहाँ पे आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, आप करते रहना, ठीक है। ये आपका क्या होगा, ये आप करना। तो अगर आपकी कोई मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होती है तो उसका जो डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो बस इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसका डिटरमिनेंट, देखो 0 ब्रैकेट, तो 0 में क्या होता है, इसको हम लोग लेते हैं तो ये हो जाएगा 0 का मतलब मल्टीप्लाई करेंगे -1 में तो हो जाएगा 0, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, k का मल्टीप्लाई करेंगे -5 में तो हो जाएगा -5k, तो हो जाएगा 5k, ठीक है। अब उसके बाद हम इसको क्या करते थे, रफ कर देते हैं। उसके बाद में फिर हम k वाला पोर्शन पकड़ेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 1 माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का k के बाद अब हम इसको बंद कर देंगे, तो ये हो जाएगा -k का मल्टीप्लाई -1 के साथ, तो आपका आएगा k, फिर माइनस का साइन और -k का मल्टीप्लाई -5 के साथ, तो आपका आएगा 5k। अब हम इसको रफ कर देंगे, ठीक है। अब हम तीसरा वाला टर्म पढ़ेंगे, दैट इज 4, तो ये हो जाएगा प्लस का 4 ब्रैकेट, अब -k का मल्टीप्लाई k के साथ तो माइनस का k² और ये -k का 0 के साथ तो 0, ई वैल्यू आनी चाहिए 0, ठीक है। अब 0 का किसी मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, यहाँ पे k और -5k क्या हो जाएगा, -4k का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 4k² माइनस का 4k², ये आपका देखो क्या आ गया, ये आपका 0 आ गया। यानी आप क्या करें, मतलब प्रूफ क्या करना चाहते हैं भाई, हम ये प्रूफ करना चाहते हैं कि इसमें k की वैल्यू क्या डालें 0 आ जाए। और हमने इसको सॉल्व किया तो मेरा आंसर 0 आया, तो यानी इसका मतलब ये है कि आप k की वैल्यू इसमें कुछ भी डालो, आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। k की वैल्यू कुछ भी डालो का मतलब ये होता है k की आप इनफाइनाइट वैल्यू ले सकते हो, 0 1 2 3 4 5 6 जो भी आपका दिल करे वो, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर होगा वो डी एकदम से करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये आपका सिग्नल है, नॉन सिग्नल अगर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, mod a = डज नॉट इक्वल टू 0।
अब देखिए ये आपका डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स पावर 4, 1 प्लस एक्स पावर 6, 1 प्लस एक्स की पावर 16। यहाँ पे गलत है थोड़ा सा, यहाँ पे 6 नहीं, यहाँ पे 8 होगा। यहाँ पे 6 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा 8 होगा। यहाँ पे क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे 6 की जगह 8 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8 लिखें, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, ये आपका 8 है, ये आपका क्या है, ये आपका 8 है, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक काम करते हैं, नीचे हम 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 1 माइनस एक्स से क्या मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो ये भी 1 माइनस एक्स, ये 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पे हम एक काम कर रहे हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के बराबर होगा। तो 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई क्या होगा, 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आया, इन दोनों का मल्टीप्लाई आया बाई इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद ये बचा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स पावर 4, 1 प्लस एक्स पावर 8, 1 प्लस एक्स पावर 16, सॉरी यहाँ पे 1 प्लस एक्स पावर 16 होगा, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस एक्स होगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को फिर से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों को हम नीचे करते रहे, इन दोनों को एक काम करते हैं, इसको हम बाद में लिखेंगे। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 माइनस एक्स पावर 4, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 माइनस एक्स पावर 8, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 माइनस एक्स पावर 16, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 माइनस एक्स की पावर 32। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो बाई की वैल्यू ना, बाई की वैल्यू, तो वो आपका है 1 माइनस एक्स की पावर 32 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। अब इसका डी वाई ओवर डी एक्स कर लो। तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या होता है, इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, देखिए कहीं पे लिखा है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं डी डी एक्स ऑफ बाई एफ एक्स अपन जी एक्स के फॉर्म में है, मान लीजिए डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपन जी एक्स के फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट लिख दे रहे हैं, सबसे पहले लिखते हैं जी एक्स, उसके बाद एफ का डिफरेंशिएशन माइनस फिर एफ एक्स, जी एक्स का डिफरेंशिएशन और उसके बाद में जी एक्स का होल स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। अब देखिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस का एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक का 0 होगा और इसका होगा माइनस का एन एक्स की पावर एन माइनस 1, तो माइनस का 32 इंटू में एक्स पावर 31 माइनस, उसके बाद में 1 माइनस एक्स पावर 32 इंटू में इसका 1 का होगा 0 और इसका होगा माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करें, ये डी वाई और डी एक्स की वैल्यू बतानी, जब एक्स 0 हो तो एक्स अगर 0 हो तो ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक्स अगर 0 होगा तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा और पूरा 0 हो जाएगा तो ये पूरा ही क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे क्या हो, 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या है माइनस 1 है, तो ऊपर आपका आ जाएगा 1 माइनस 1, तो माइनस 1 के साथ मिलकर करेगा 1 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी एकदम से करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 1/1 दैट इज आपका 1 आएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, बस इसमें जो ट्रिकी वाला पार्ट था इसलिए हमने इस क्वेश्चन को लिया, वो ये था कि सबसे पहले आप लोग ये पता कर लें कि इसमें 1 माइनस एक्स का ऊपर नीचे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा ना तभी ना ये फार्मूला बनेगा, और जब ये फार्मूला बनेगा तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिमिट से है, क्या है, व्हाट इज द लिमिट दिया है एक्स क्यूब, तो सबसे पहले 1 रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 क्यूब माइनस 1 अपॉन अंडर 1 माइनस का 1, तो आपका हो जाएगा 1 माइनस 1 0 अपॉन 0 हो जाएगा। तो देखो 0/0 का फॉर्म बनता है, तो हम फिर से आपको बता देते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगता है। क्या रूल लगता है, एल हॉस्पिटल रूल ये कहता है कि ऊपर नीचे डी वाई ओवर डी एक्स तब तक करो जब तक कि कोई कांस्टेंट वैल्यू ना आ जाए। तो हम लोग एक्स क्यूब का क्या करेंगे, 3x स्क्वायर, 1 का 0 होगा और अंडर एक्स का क्या होगा 1/2 अंडर एक्स, ये होता है, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 1 रखो यहाँ पे, जैसे 1 रखेंगे क्या होगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन में 1/2 और रूट 1 का होगा 1, तो ये हो जाएगा ऊपर 3 नीचे 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो आपका इसका आंसर क्या होगा 6, सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। अब देखिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चन के लिए आपका दिया गया है और एक इक्वेशन दिया है और उसमें पूछा क्या है, फंक्शन इंक्रीज कब करता है, डिक्रीज कब करता है। देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहले हमें डी डी एक्स निकालना पड़ता है। सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, डी डी एक्स। आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, पहला पॉइंट ये है कि सबसे पहले डी डी एक्स निकालेंगे। तो डी डी एक्स निकालने के लिए 3 तो ऐसे ही रहेगा और एक्स पावर 4 का क्या होगा 4x क्यूब, ठीक है, माइनस 20 इंटू एक्स क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर, माइनस 12 इंटू एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x प्लस का 288 और x का 1 होगा और 1 का 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरा एफ डैश एक्स क्या निकल के आया, ये आपका आया 12x क्यूब माइनस 60x स्क्वायर माइनस 24x
प्लस का 88, ये निकाल लिया। अब सेकेंड यहाँ पे क्या होता है, सेकेंड आपको अपना जो डी वाई ओवर डी एक्स है या वो जिसको एफ डैश एक्स बोलते हैं उसको आपको 0 के बराबर करना होता है। तो 0 के बराबर करेंगे तो क्या होगा 12x क्यूब माइनस का 60x स्क्वायर माइनस का 24x प्लस का 288 इक्वल्स टू 0 होगा। तो 12 कॉमन लेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 12 दूनी 24 और 12 चौको 48। तो ये आपका आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 12 तो उधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके हमको क्या करना है, फ्रैक्शन करना है। इसको हमको फ्रैक्शन करना है तो सबसे पहले 1 रख के देखते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 5 माइनस का 4, ये 1 से तो नहीं होगा। 2 रख के देखते हैं तो यहाँ पे होगा 8 माइनस का 2 टू जा 4 20 माइनस का 2 टू जा 4 प्लस का 24, यानी कि ये तो 24 से 24 कट जाएगा, लेकिन 8 बचेगा। 2 भी नहीं लेते हैं। -2 एक बार लेके देखते हैं, तो -2 लेंगे तो एक्स की वैल्यू अगर -2 लेके देखते हैं तो क्या होगा, माइनस का 8 माइनस का -2 का स्क्वायर 4 यानी 20 हो जाएगा, फिर -2 यानी प्लस का 4 प्लस का 24 28, ये हो जाएगा। देखो 28 0 आ गया, यानी कि हमको एक मिल गया है। एक हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, x प्लस 2। एक हमारा मिल गया है फ्रैक्शन, दैट इज x प्लस 2। अब दूसरा वाला कैसे निकालेंगे, देखो x क्यूब है ना, तो x क्यूब लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने नीचे एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे प्लस का 2x स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस का 5x स्क्वायर है, तो माइनस का 7x स्क्वायर करने से हमें माइनस का 5x स्क्वायर मिल जाएगा, क्योंकि प्लस का 2 ऑलरेडी लिखा है, माइनस का 7x स्क्वायर लिख देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो हम लोग नीचे -7x से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 7x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस, अब देखिए यहाँ लिखा माइनस का 14x, यहाँ लिखा माइनस का 2x, तो हमें प्लस का करना पड़ेगा, प्लस का 12x प्लस का 12x प्लस का 24। तो ये देखो मेरा आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम नीचे से x प्लस 2 क्या कर देंगे, कॉमन कर देंगे, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 12 आ जाएगा। अब यहाँ से हमको दिख रहा है ये तो सीधा सीधा 4 3 12, तो ये आपका अगर आप इसका करेंगे फैक्टराइजेशन तो ये आपका x माइनस का 3 और x माइनस का 4 आएगा। अब ये आपका ये हमारा फैक्टर हो गया। अब थर्ड क्या करना होता है, थर्ड आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होता है। थर्ड क्या होता है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होता है। अब देखिए नंबर लाइन बनाएंगे, इस नंबर लाइन पे यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 2, यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ पे लिखेंगे 4, और पीछे से स्टार्ट करेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस, क्या लिखेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पे नेक्स्ट फोर्थ क्या होगा, फॉर इंक्रीजिंग, लिख लीजिए आप अपनी कॉपी में फॉर इंक्रीजिंग। फॉर इंक्रीजिंग के लिए जो आपका एफ डैश एक्स होगा वो आपका ग्रेटर देन 0 होगा, जो कि पॉजिटिव के बराबर होता है। तो इंक्रीजिंग के लिए मेरा क्या आएगा, माइनस का 2 3 यूनियन 4 इन्फिनिटी, ये मेरा इंक्रीजिंग के लिए आ गया। और फॉर डिक्रीजिंग तो एफ डैश एक्स आपका क्या होगा, वो आपका लेस देन 0 होगा। तो इसमें क्या होगा, ये देखो -2 से इधर है, तो यानी कि माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 2 यूनियन, और यहाँ पे क्या होगा 3 4। बस अब देख लेते हैं क्या है, यही मेरा आंसर है। लेकिन इसमें तो पूरा इंटरवल दिया नहीं है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इज द फंक्शन इंक्रीजिंग, आप बता दो किसमें इंक्रीज कर रहा है भाई फंक्शन। तो इसमें लिखा पहला ऑप्शन -2 3, तो ये है -2 और ये 3, भाई इसमें इंक्रीज कर रहा है, पहला ही ऑप्शन सही है, पहला ही ऑप्शन सही है। 3 4 में डिक्रीज कर रहा नहीं हो सकता, -3 -2 इधर होगा, यहाँ भी डिक्रीज होगा, -4 -3 इधर भी होगा, ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो गया। अब क्या है डिक्रीजिंग में, देखिए -2 -3 तो ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें इंक्रीजिंग है। 3 4 में, हाँ 3 4 में डिक्रीजिंग है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। 4 6 में इंक्रीजिंग है और 6 9 में भी क्या है, इंक्रीजिंग है। तो ये देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन आया। और देखिए ऐसे क्वेश्चन को लोग जल्दी घबरा देते हैं और सॉल्व नहीं करते, लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है इंटीग्रेशन लॉग ln मतलब लॉग एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर को यहाँ पे एक्स लिख लो, 2 आगे ले आओ dx, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में log x dx, ठीक है। अब देखिए लॉग ऐसे फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हम लोग लगाते हैं आइलेट रूल। क्या लगाते हैं, आइलेट रूल। आइलेट रूल ये कहता है क्या, आइलेट रूल ये कहता है कि सबसे पहले हम लोगों को इन्वर्स का फंक्शन मानना है, तो इन्वर्स इसमें है नहीं, फिर मांगना है लॉग का, तो लॉग वाले फंक्शन को हम मानेंगे फंक्शन नंबर 1, फिर एल्जेब्रिक मेरा 2 लिखा है तो इसको हम मानेंगे 2। समझ गए, पहला और दूसरा फंक्शन मानने का ट्रिक है आइलेट। अब अगर मान लो इंटीग्रेशन u इंटू बी डी एक्स कहीं भी ये लिखा है, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, उसमें लिखते हैं पहला फंक्शन, मतलब कि जैसे ये पहला है ये दूसरा फंक्शन है, तो क्या लिखेंगे पहला फंक्शन इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन पहले का डिफ्रेंसिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन और जो आएगा इसका इंटीग्रेशन, ये होता है।
बस यही फॉर्मूला लगा देंगे। क्या पहला तो ऐसा सीधा सीधा लिखेंगे, तो यह हो जाएगा log x इनटू में 2 का क्या होगा 2x माइनस इंटीग्रेशन फिर log x का डिफरेंशिएशन 1/x, bx का मतलब कि आपका 2 का 2x और इसका dx, यही होता है। तो ये हो जाएगा 2x log x, x कैंसिल हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 2dx, तो ये हो जाएगा आपका 2x log x माइनस का 2x। ये देखिए कहीं है 2x log x माइनस का 2x, पहला ऑप्शन सही है, प्लस सी। ठीक है, प्लस सी आप लोग लगा देंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 एकदम से करेक्ट है। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लेकिन व्हाट इज द एरिया, ये तो हमको एरिया देखो, एरिया कह रहा है बाई इक्वल्स टू √16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग एक काम नहीं कर सकते, बाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 16 को लिख लेंगे 4 का स्क्वायर। क्या आपको ये सर्कल दिख रहा है? क्या एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर एक सर्कल होता है, जो कि कहाँ से, जिसका सेंटर जो होता है वो ओरिजिन होता है। सेंटर क्या होता है? ओरिजिन होता है, दैट इज 0,0 और रेडियस आपकी आर होती है। मतलब हम ये कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं हम? ये कहना चाहते हैं कि भाई ये आपका एक सर्कल है, ये आपका एक सर्कल है, ठीक है। और इस सर्कल की ये रेडियस कितनी, यही तो रेडियस है, रेडियस आपकी 4 है, ठीक है। अब बताइए इसका एरिया पूछा है बाई ग्रेटर देन 0, तो बाई ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताओ। अब देखिए ये आपका x है, ये आपका x डैश है, ये आपका बाई है और ये आपका बाई डैश है। बाई डैश का मतलब ये होता है जैसे यहाँ पे अगर 0 है तो यहाँ से 0 बाई की वैल्यू नेगेटिव होती है, यहाँ से बाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अब बाई ग्रेटर इक्वल 0 का मतलब ये है कि आपको जो बाई का पूरा पोर्शन ना पॉजिटिव वाला उसका एरिया चाहिए और विद द एक्स एक्सेस। तो ये मेरी एक्स एक्सेस है, हमको हाफ सर्कल का एरिया चाहिए भाई। पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। हाफ का क्या होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो पाई इंटू आर स्क्वायर 4 चौक 16 डिवाइड बाई 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 8 बाई। इसको तो हमने सॉल्व भी नहीं किया, बहुत आसानी से कर दिया। ऐसे क्वेश्चन लाइक अगर सर्कल के आते हैं और ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं सर्कल के, तो आपको कुछ सॉल्व करने की नीड नहीं, कोई इंटीग्रेशन करने की नीड नहीं, इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी एकदम से करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपका 2 वेक्टर दिए और इसकी वैल्यू पूछा है, तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर। तो ये हो जाएगा बी वेक्टर इंटू में 3a वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू में बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इंटू में 3a वेक्टर माइनस में ए वेक्टर इंटू में बी वेक्टर। हम आपको एक बात और बता देते हैं कि जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है ना, ये कम्यूटेटिव नेचर में होते हैं, मतलब a डॉट बी डॉट ए दोनों बराबर होते हैं। तो हम एक काम करना चाहते हैं, जो 3 इंटू में a डॉट बी है और ये a डॉट बी है, तो इनका हम डायरेक्ट लिखेंगे 2 इंटू में a डॉट बी। इसको लिखेंगे मॉड बी का होल स्क्वायर और इसको लिखेंगे 3 इंटू में मॉड ए का होल स्क्वायर। तो 2 इंटू में, अब देखो a डॉट बी है ना, a डॉट बी में क्या होता है आई का कैप। देखिए हम आपको बता देते हैं a डॉट बी निकालेंगे कैसे। ये लिखा है 1i माइनस का 2j प्लस का 5k। ये लिखा है b इक्वल्स टू 2i प्लस का j माइनस का 3k। तो हम एक काम करते हैं, जो a डॉट बी है ना, a डॉट बी, वो उसको निकालने का तरीका क्या होता है, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करो 2 प्लस 2 का मल्टीप्लाई फिर इसमें करो माइनस का 2, फिर 5 का मल्टीप्लाई 3 में करो माइनस का 15। तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा 2 माइनस का 17, जो कि माइनस के 15 के बराबर होगा। तो यहाँ पे माइनस का 15 लिख दो प्लस मॉड बी क्या होगा, जैसे इसका अगर हम मॉड बी निकालेंगे तो मॉड बी इक्वल्स टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 3 3 9। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 40 और इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 40 माइनस 3 इंटू ऐसे ही मॉड ए निकाल दो। तो मॉड ए क्या आएगा अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 25, तो 25 29 30। तो ये आ गया। तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 30 और माइनस का 90, तो ये हो जाएगा 120, वो भी किसका माइनस का, प्लस का 14 आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा माइनस का 106 ऑप्शन नंबर बी एकदम से क्या है करेक्ट ऑप्शन। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लगता है ये सेट बहुत ही आसान आ गया है। नेक्स्ट क्या है, द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 ऑब्जर्वेशन इज 5.5। भाई इसको इंपॉर्टेंट डालो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है 10 ऑब्जर्वेशन का जो आपका मीन है ना, मीन है, यहाँ पे हम मोड भी लिख रहे हैं, हम सबके लिए बात कर रहे हैं, मोड है और मीडियन है। कुछ भी लिखा होता और कहता 5.5 है, ठीक। उसके बाद एक टर्म है दैट इज ईच ऑब्जर्वेशन, नोट करके रखो ईच ऑब्जर्वेशन। अगर कोई भी काम ईच ऑब्जर्वेशन में हो रहा है, ईच ऑब्जर्वेशन में हो रहा है, क्या हो रहा है, जैसे कि इन्होंने 4 से मल्टीप्लाई किया,
तो जब इन्होंने 10 ऑब्जर्वेशन में क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया तो मीन मेरा बदल जाएगा। तो उस समय मेरा न्यू मीन क्या हो जाएगा, न्यू मीन, तो जो न्यू मीन है वो 4 इंटू में ओल्ड मीन होगा। न्यू मीन हो क्या होगा, 4 इंटू में ओल्ड मीन, तो ये हो जाएगा 22। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, फिर 44 से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। मतलब कि जो ये जो है ना, ये ऑब्जर्वेशन में पहले 4 से मल्टीप्लाई किया और 44 से सब्ट्रैक्ट किया। तो अब की बात ईच ऑब्जर्वेशन में क्या किया, ईच ऑब्जर्वेशन में क्या किया, अब की बात सब्ट्रैक्ट किया। कहाँ से, 44 से, और ये 10 ऑब्जर्वेशन सब्ट्रैक्ट किए। तो तुम्हें जो न्यू मीन है ना, न्यू मीन, वो भी क्या करना है, 44 में से ओल्ड वाला सब्ट्रैक्ट कर लेना, दैट इज 22। तो आंसर विल बी 22। तो 22 इसका एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। चाहे इसके लिए मीन मोड मीडियन कुछ भी होता, जो सोल्यूशन है वो यही है। ठीक है, जो सोल्यूशन है वो क्या है, यही है। तो मीन मोड मीडियन में अगर कुछ जोड़ा जाए, कुछ घटाया जाए, कुछ गुणा किया जाए, कुछ भाग किया जाए, तो वैसा ही उसके साथ में, अगर ईच ऑब्जर्वेशन में ये सब हो रहा है तो वैसे ही आप उसके साथ में भी कर देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है एक पर्सन है, एक बैग है, ठीक है भाई, एक बैग है, उस बैग में भाई 5 ब्लैक बॉल है, 4 व्हाइट बॉल है, और कह रहा है एक मैन सिलेक्ट करता है 2 बॉल, इनमें से वो कितनी बॉल निकालता है, 2 बॉल निकालता है। कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ दीज आर ऑफ द सेम कलर। ठीक है, तो भाई इसके तो 2 केस बनेंगे क्योंकि 2 कलर। तो पहला केस क्या है, वो दोनों ब्लैक निकाल ले, और दूसरा केस क्या है, वो दोनों व्हाइट निकाल ले। हम आपको एक बात बताते हैं कि अगर इफ, या इफ क्यों लगा रहे हैं, हम यहाँ पे लिखें वेज टू टेक बॉल्स, आर बॉल्स लिख लो, आर बॉल्स फ्रॉम बैग, टोटल बॉल आपकी n है सपोज, तो होता है NCR। क्या हम बताने चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर जो है, अगर किसी ने R बॉल ले ली है, आपके बैग में रखी है, किसी ने R बॉल ले ली है, तो उस, अगर आपके बैग में R बॉल रखी है, उसमें से N बॉल रखी है, उसमें से किसी ने R बॉल निकाल ली है, तो वो आपका NCR होता है। अब आप बताइए कि बैग में ब्लैक बॉल कितनी थी, 5 में से किसी ने 2 निकाल ली तो कितनी बची, मतलब इसका तरीका क्या हो जाएगा, 5C2। इसमें क्या है, व्हाइट बॉल कितनी थी, 4 में से 2 निकाल ली तो कितनी बची, 2 हो गई। तो या तो ये पॉसिबिलिटी, या तो ये, या वाले केस में तो प्लस आता है। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन जो कि ऊपर लिखी हुई है, अपॉन में सैंपल स्पेस, अपॉन में सैंपल स्पेस। ठीक है, तो फेवरेबल कंडीशन क्या है, 5C2 प्लस 4C2 डिवाइडेड बाई, अब टोटल बॉल कितनी है, टोटल बॉल आपकी है 5 और 4 9, तो 9C2। तो आपका 5C2 क्या होगा, 5 इंटू 4 2 इंटू 1, 4 इंटू 3 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 9 इंटू 8 2 इंटू 1। ठीक है, तो देखो 2 इंटू 1 तो हमें लग रहा है सब में है, तो हमने इसको हटा दिया। तो ऊपर है 5 को 20 और 4 3 12, 20 और 12 क्या होगा, 32 डिवाइड बाई, नीचे आपका 9 8 72, 9 8 72, इससे काट दो तो आपका जाएगा, 2 से काटोगे या 4 से काटेंगे तो 4 8 32, और यहाँ पे आएगा 4 18 चौको 72, फिर से कट जाएगा 2 चौको 8 2 9 72, 4/9 इसका एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये रहा आपके 30 क्वेश्चंस का सोल्यूशन, जो कि प्रैक्टिस सेट 3 का सोल्यूशन है। आप लोग क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपने कितना स्कोर किया, और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और अगर आपको लगता है कि कहीं भी कोई सुधार की जरूरत है, कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसके लिए सेपरेट वीडियो अलग से बना देंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों का, देखो हमारा ओवरऑल पर्सपेक्टिव और मोटिव ये है कि आपका एग्जाम बस अच्छे से हो और आप अच्छे से एग्जाम को क्लियर करें और पास करें, यही मेरा मोटिव है। तो अगर आपके मोटिव को सफल करने में हमें कोई भी काम करना पड़ेगा, वो उसके लिए हम करने के लिए तैयार है। ठीक है, बस आपका काम यह है कि जितने भी क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं, प्लीज आप इसको सॉल्व करिए। बहुत ही रिपीटेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं जो हम आपको करवा रहे हैं ना, बहुत ही रिपीटेटिव है। ठीक है, तो आप लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसके बाद में अब इसका सोल्यूशन देखते रहिए। और ये चैनल है ना, इससे आपको तो मदद मिल ही रही है, साथ में आप अपने साथियों के साथ में भी शेयर करिए, सो दैट वो भी इसको मतलब कि प्रैक्टिस सीरीज का लाभ उठा पाएं। आप सभी ने वीडियो लास्ट तक देखी, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, मिशन एग्जाम फॉर यू, एंड टेलीग्राम चैनल इज ऑल्सो मिशन एग्जाम फॉर यू, और इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और हमारे चैनल पे पेज पे भी मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू कमेंट एंड आई विल फिगर इट आउट
ऑल योर डाउट। ठीक है, सो अगेन आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।